नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का जो डेटा है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है वो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही आप कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम देंगे या फिर लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे। इसमें मैंने 120 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और जो इससे पहले स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा तो इसमें भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ एक आधे क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो देखिए, इस वीडियो को आप लोग सिर्फ एक दो बार सुन लीजिए, ये क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए, जो आर्थिक विकास दर थी 2022-23 की वो कितनी थी? 7.63%। देखिए, जो जीडीपी होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक प्रचलित भाव पे निकाला जाता है और दूसरा स्थिर भाव पे निकाला जाता है। तो प्रचलित भाव पे जो जीडीपी था 2022-23 का वो 303.78 थाउजेंड करोड़ था, और स्थिर भाव पे जो जीडीपी था 2022-23 का वो 198.34 थाउजेंड करोड़ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो प्रति व्यक्ति आय थी 2022-23 में वो थी 2,30,994 रुपये, और 2021-22 में सबसे अधिक जो जीडीपी था वो हरिद्वार का था। देखिए, यहाँ पे कोई एक चीज़ ध्यान देना कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो 2021-22 के बाद पब्लिश नहीं हुआ। तो वो जो डेटा जो 2021-22 के बाद पब्लिश नहीं हुआ है, तो 2023-24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें उसी डेटा को दिया होगा जो पुराना डेटा होगा। तो वैसे ही ये जो डेटा है ये 2021-22 का होगा, बट आपको ये 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में मिलेगा। तो 2021-22 में जो सबसे अधिक जीडीपी थी वो किसकी थी? हरिद्वार की थी। और 2021-22 में सबसे कम जो जीडीपी थी वो रुद्रप्रयाग की थी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। देखिए, 2021-22 में 22 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय थी सबसे ज़्यादा हरिद्वार की थी, उससे कम उधम सिंह नगर और उससे कम देहरादून। देखिए, ये जो क्रम होता है, क्रम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य की जो सकल प्राप्तियां हैं उसमें व्यापार कर, ठीक है, और मूल्यवर्धित कर, इसका योगदान सबसे ज़्यादा रहता है और ये रहा 30%। अब देखिए, जिससे गवर्नमेंट को इनकम होगी, ठीक है, उसको राज्य का मुख्य आय का स्रोत माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो व्यापार कर और मूल्यवर्धित कर से होती है, ये 30% के आसपास होती है। इसलिए राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत है वो किसको माना जाएगा? ठीक है, व्यापार कर और मूल्यवर्धित कर को माना जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, और 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाएंगे। देखिए, 1 अप्रैल 2023 से शराब पे जो टैक्स था वो 20% से घटाकर 12% कर दिया। ठीक, वैसे भी पहाड़ों में ठंड बहुत होती है, तो ठीक है, लोग दारू का सेवन ज़्यादा करते हैं, और शराब क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? टैक्स में। ठीक, देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये क्या है? देखिए, ये एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। ठीक है, इसमें जो निर्धारित उम्र है वो 18 से 40 वर्ष होती है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 9 अगस्त 2019 से शुरुआत हुई थी। तो आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, कभी कभार ये डेट पूछ ली जाती है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब स्टार्ट हुई थी। देखिए, सगंध पौधा केंद्र ये कहाँ स्थित है? सेलाकुई में है। तो कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि ये केंद्र कहाँ है, ठीक है, ये फैक्ट्री कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसके बाद देखिए, सगंध पौधा केंद्र की सहायता से उत्तराखंड में कितने अरोमा क्लस्टर, ठीक है, अरोमा क्या होता है? अरोमा होती है खुशबू। ठीक है, अरोमा क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इनकी संख्या क्या है? 109 है। तो 109 क्या होंगे? अरोमा क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। ठीक, और ये जो अरोमा क्लस्टर होते हैं इनके प्रसंस्करण के लिए, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है इनके प्रसंस्करण के लिए, आप लोग समझ जाना किनके? अरोमा क्लस्टर के लिए। ठीक है, अरोमा क्लस्टर का जो प्रसंस्करण होता है, ठीक है, प्रसंस्करण, इसके प्रसंस्करण के लिए कितने ठीक है आसवन संयंत्रों की स्थापना की गई है? यह है 196। चलिए, उसके बाद आय को देखिए, नेशनल डिजिटल जो लाइव स्टॉक, ठीक है, मिशन है,
देहरादून और हरिद्वार में 2021 से स्टार्ट किया गया था, और ये जो मिशन था ये पूरे उत्तराखंड में 2023 से संचालित है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पहले 2 जिलों में स्टार्ट किया इसको, हरिद्वार और देहरादून और हरिद्वार में 2021 में, उसके बाद पूरे उत्तराखंड में 2023 में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक, तो देखिए है क्या, ये जो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक, देखिए लाइव स्टॉक सबसे समझ जाना कि भेड़ बकरियों की बात हो रही है। ठीक, तो इस योजना में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया से 199 जो मैरिनो भेड़ होती हैं उनको मंगाया गया था, और किया क्या जाएगा, देखिए ये जो मैरिनो भेड़ हैं, ठीक है, इनके प्लाज्मा को बाकी के जो दूसरे भेड़ होते हैं उसमें प्रसारित किया जाएगा, और उसको प्रसारित करने के लिए हीट सिंक्रोनाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन योजना स्टार्ट की गई थी। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि हीट, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन योजना ये कब प्रारंभ की, ये किस चीज़ के लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये प्रारंभ की गई थी जो मैरिनो भेड़ होते हैं उनके प्लाज्मा को दूसरे भेड़ों में प्रसारित करना, इस चीज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पशुपालकों की सुविधा के लिए जो ठीक है, जैसे गाय भैंस बकरी ये सब पालते हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। तो कभी कभार ये हेल्पलाइन नंबर पूछ लिया जाता है, ये क्या है, 1962। ठीक, अब देखिए जो मत्स्य पालन होता है उत्तराखंड में, तो उसके लिए जो जल क्षेत्र है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन किस में होता है, जलाशय में होता है। ठीक, ये क्रम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्रम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, जलाशय में, उसके बाद किस में होता है, नदियों में। देखिए देखने से ऐसा लगता है कि मत्स्य पालन सबसे ज़्यादा नदियों में होता है, ठीक है, लेकिन नदियों में नहीं होता है मत्स्य पालन। क्यों, देखिए नदियों में तो नेचुरली क्या होता है, ठीक है, नदियों में नेचुरली मछली होती है ना, अब वो एक जगह में नहीं पाल सकते इनको, ये नदियों में कहीं भी हो सकती हैं। ठीक, बट जलाशय क्या होता है, वो एक जगह में होता है। तो मत्स्य पालन के केस में सबसे ज़्यादा जो मछलियाँ पाली जाती हैं वो जलाशय में पाली जाती हैं, फिर नदियों में, उसके बाद तालाब, उसके बाद टैंक, उसके बाद पोखर, उसके बाद प्राकृतिक झीलें। ठीक, देखिए राज्य में सहकारी समितियों की संख्या कितनी है, 4267। इसको अगर याद ना भी करो तो चलेगा। देखिए राज्य की जो फसल है मडुआ, उसको किस में शामिल किया गया है, उसको ठीक है, उसको एमएसपी में शामिल किया गया है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एमएसपी क्या होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किसको शामिल किया गया है, मडुआ को शामिल किया गया है। ठीक, सॉरी, चलिए उसके बाद देखिए जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया था, ठीक है, एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार देखिए जो उत्तराखंड में, ठीक है, वनावरण है, यानी कि कितने एरिया में वन क्षेत्र फैले हैं, वो है 24,305 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, इसको याद रखना क्योंकि देखिए ये लोअर पीसीएस में पूछा भी गया था, लोअर पीसीएस या फिर अपर पीसीएस में इसको पूछा था। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से एग्जाम में पूछा था, बट पूछा गया था। देखिए HAMS ये क्या है, ठीक है, हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल सेफ्टी। ठीक, अब ये है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, देखिए जो चालक होते हैं ना, उस चालकों की जो परीक्षा होगी वो ऑटोमेटिक रूप से की जाएगी। जैसे जो गाड़ी चलाने वाले जो चालक होते हैं, ठीक है, उनकी परीक्षा क्या होगी, ऑटोमेटिक तरीके से होगी। तो इसके लिए क्या है, हमसे एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, चलिए आगे को चलते हैं। देखिए IRDA इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस परियोजना, ये कब स्टार्ट हुई थी, 24 मार्च 2022 को ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये जो IRDA है, एग्जाम में खाली IRDA भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किससे संबंधित है तो समझ जाना, ये सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, तो इस योजना में क्या किया जाएगा कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी, ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। इंपॉर्टेंट योजना है इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण में इसका बार बार जिक्र होता है। ठीक है, कई सारे खाते खोले गए थे इससे। तो देखिए अगला है पेयजल की आपूर्ति के लिए निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में। ठीक, देखिए शहरों में जो पीने का पानी है उसके लिए जो निर्धारित मानक है वो कितना है, 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में एक आदमी को कितना मिलना चाहिए, 135 लीटर मिलना चाहिए। ठीक है, ये निर्धारित मानक है। अब देखिए जो लक्ष्मण झूला था, लक्ष्मण झूले के रूप के लिए एक ऑप्शनल झूला बनाया गया है, दूसरा झूला, इसका नाम है बजरंग सेतु। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी
जो लेंथ है उसको आप लोग याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेंथ वगैरह पूछ लेते हैं। देखिए जो G20 ठीक है समूह है, उसके अंतर्गत इस बार क्या हुआ था कि गढ़वाल में 2 बैठक हुई थी और कुमाऊं में 1 बैठक हुई थी, ठीक है। देखिए राज्य में नगर निगम कितने हैं? 9 नगर निगम है। एक नया नगर निगम बन गया है, तो आप लोगों को पता होगा वो कौन सा नगर निगम है, ठीक है, पिथौरागढ़। उसके बाद देखिए राज्य में नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है? 44। और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 49। स्पार्क रैंकिंग 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान कितना रहा था? तीसरा रहा था। देखिए प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है उसमें क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ये याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाए, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको तो आप लोग याद कर ही लेना। 5,000 रुपये दिए जाते हैं और ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, एक साथ नहीं दिए जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए 2015 से 2021 तक जो सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए वो कौन से ज़िले में आए? अल्मोड़ा में। कितने परसेंट लोग बाहर आए? 16.1% लोग गरीबी से बाहर आए, ठीक है। और इनका क्रम आप लोग याद रख लीजिएगा, क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अल्मोड़ा, फिर उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद चंपावत। सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर कहाँ आए? अल्मोड़ा में, फिर उसके बाद उत्तरकाशी में, फिर चंपावत में, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्टोरल सर्ट और सर्ट यूटीके, इसका जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था? ये राज्य में जो साइबर हमले होते हैं उनसे निपटने के लिए किया गया था, ठीक है। सेक्टोरल सर्ट, ठीक है, और सर्ट यूटीके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जैसे क्या है कि मौसम पूर्वानुमान हेतु डॉपलर रडार स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ? लेसडाउन पौड़ी में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, कि मौसम का पहले से अनुमान लगाया जा सके। देखिए मुक्तेश्वर नैनीताल और सुरकंडा टिहरी में टिहरी में ये पहले से क्या है? स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखिए जन शिकायतों के समाधान के लिए जो CM हेल्पलाइन नंबर है, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो कितना है? 1905। इससे पहले एक और था, वो कितना था? ठीक है, वो आप लोग देख लेना अभी। देखिए वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ये कब संपन्न हुई थी? कहाँ संपन्न हुई थी? ये देहरादून में संपन्न हुई थी 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के बीच, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पायलट प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट है किसके लिए? टू इम्प्रूव अर्थक्वेक मेंशनरी लाइफलाइन बिल्डिंग परियोजना, ठीक है। तो ये एक परियोजना है, इस परियोजना का नाम आप लोग याद रखना है। ये इंग्लिश में एग्जाम में हो सकता है पूछा जाएगा और हिंदी वाले सेक्शन में ये ऐसे ही पूछा जाएगा। टू इम्प्रूव अर्थक्वेक मेंशनरी लाइफलाइन बिल्डिंग परियोजना। देखिए ये क्या होता है कि जो राज्य में पत्थरों के घर बने हैं ना, ठीक है, तो पत्थर के जो घर है, पत्थरों की चेन्नई लिख दिया मैंने, चिनाई होगा ये, ठीक, चिनाई वाले घरों को भूकंप अवरोधी बनाने के लिए है, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था में जो योगदान होता है, अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? द्वितीय क्षेत्र का है। कितना? 46.84%। तृतीय क्षेत्र का 43.17% और प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है 9.99%। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये अपर PCS या फिर लोअर PCS, इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम मेरे को याद नहीं है कौन से एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है? कृषि, पशुपालन, वानिकी और लट्ठा बनाना। ये इसमें कंफ्यूज हुआ था एग्जाम में, ठीक है। मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन। और इसमें देखिए मैंने जो हाईलाइट किया है 39%, कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा है प्राथमिक क्षेत्र में, और खनन और उत्खनन का योगदान सबसे कम है 10%। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है? विनिर्माण हो गया, ठीक है, विद्युत गैस हो गया, जलापूर्ति हो गया और अन्य उपयोगी सेवाएं। देखिए जो सेवाएं आती है वो द्वितीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? विनिर्माण क्षेत्र का है, ठीक है, निर्माण क्षेत्र का 23%, और ये जो विद्युत गैस जल ये उपयोगी सेवाएं हैं ये 8.55% है, सबसे कम इन्हीं का है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? देखिए जैसे परिवहन हो गया, ठीक है, भंडारण, संचार प्रसारण, रेलवे हो गया, भंडारण हो गया। भंडारण मतलब जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो बनते हैं ना, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, जैसे कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं, ठीक है।
ठीक है, जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो ये सब किस में आ जाएगा, भंडारण में आ जाएगा। होटल और व्यापार हो गया, वित्तीय सेवाएं, स्थावर, ठीक है, संपदा, आवास और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, अन्य सेवाएं, ये सब किस में आ जाएगा, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, सबसे कम योगदान है भंडारण का, कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है, होटल जलपान गृह, ठीक है, ये कितना है 34.79% है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है हाँ, कि होटल व्यापार और ये सबसे ज़्यादा वो किसका है करके, ठीक है, योगदान किसका है। उसके बाद देखिए 3 जिले जिनकी प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, वो कौन कौन से हैं, इनका क्रम आप लोग याद रखना ना, मैंने पहले भी बोला है कि क्रम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, ठीक। उसके बाद चलिए देखिए, विधानसभा में पारित बजट का जो विश्लेषण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, अर्थ और संख्या निदेशालय द्वारा किया जाता है, ठीक। राज्य में सबसे कम धनराशि किस में खर्च होती है, सॉरी सबसे अधिक जो धनराशि होती है वो किस में खर्च होती है, वो कर्मचारियों के वेतन और पूंजी हस्तांतरण में खर्च होती है। देखिए पूंजी हस्तांतरण में क्या क्या आ जाता है, जैसे पेंशन दी जाती है, ठीक है, या फिर कुछ स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स के थ्रू जो पैसा दिया जाता है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, सब पूंजी हस्तांतरण में आता है। तो राज्य में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो इन्हीं चीज़ों में खर्च होता है। अगला देखिए, राज्य की आय का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो क्या है, व्यापार कर और मूल्यवर्धित कर, ये कितना है, ठीक है, 60%। उसके बाद देखिए जीएसटी की परिधि से बाहर रखी गई वस्तुएं जो जीएसटी में शामिल नहीं है वो कौन कौन सी है, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस और शराब, ठीक। देखो बिल लाओ इनाम पाओ, ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है, राज्य कर विभाग द्वारा शुरू की गई थी 1 सितंबर 2022 को, ठीक है, फिर इसको एक्सटेंड किया गया। देखिए आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किया जाने वाला राजस्व, उत्तराखंड के राजस्व का कितना होता है, ये हमेशा 19 से 20% ही रहता है, ठीक, इसको अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए थोक मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा मासिक अंतराल पे जारी किए जाते हैं, इसको याद रखना है, मासिक अंतराल पे, ठीक है। तो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है कि कुछ चुनी हुई वस्तुओं के समूह को औसत का मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। और भारत में क्या है कि ये जो बास्केट है वो 3 समूह से बना है, एक तो प्राथमिक वस्तुएं हो गई 22%, ईंधन और शक्ति 13%, विनिर्माण ठीक है, उत्पादन 64%, हाँ, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। देखिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जो नया मानक है उसका आधार वर्ष क्या है 2012, ठीक है, और ये इक्वल टू कितना होता है 100 होता है। तो उत्तराखंड में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष है वो कितना है, ठीक, 2017-18, ये नया मानक आधार वर्ष है हाँ, और वैसे कितना है 2017-18। तो सीपीआई तैयार करने के लिए वस्तुओं को बांटा गया है कितने समूह में, 6 उप समूह में। तो देखो जो सीपीआई तैयार किया जाता है वो 6 उप समूहों के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या क्या है, एक तो खाद्य और पेय पदार्थ हो गए, तंबाकू और मादक पदार्थ हो गए, कपड़े और जूते हो गए, आवास, ईंधन, प्रकाश और अन्य वस्तुएं, ठीक। उसके बाद चलिए आय को देखिए 2022-23 में कृषि और सहवर्गीय क्षेत्र का जीएसडीपी में जो योगदान था वो कितना रहा, 0.79% रहा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 2021-22 के अनुसार राज्य में बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक फसल किसकी थी, गेहूं की 29%, ठीक है, सबसे ज़्यादा फसल गेहूं की बोई गई थी, तो इसलिए गेहूं क्या हो जाता है, राज्य की मुख्य फसल हो जाती है। फिर गेहूं के बाद क्या आता है, देखिए धान, ठीक, उसके बाद तिलहन आ जाता है 3%, मक्का आ जाता है 2%, जौ आ जाता है क्या, ठीक है 2%। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2018 को, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि प्रति वर्ष कितने रुपए मिलते हैं, 6,000 रुपये हर साल मिलते हैं इसमें, ठीक है, और इसकी जो 3 किस्तें आती हैं, ठीक, वो कितने की आती हैं, 2-2 हज़ार रुपये की इसमें 3 किस्तें आती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी, 9 अगस्त 2019 को स्टार्ट की गई थी, ठीक। तो ये क्या है, एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ठीक है। इसमें निर्धारित उम्र क्या है ये याद रखना, जो निर्धारित उम्र होती है उसको याद रखना, ये कितनी है 18 से 40 वर्ष है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी, 1998 में स्टार्ट की गई थी। देखिए राज्य में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, एमएसपी, ठीक,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया क्यों जाता है? किसान अपने खेत में क्या करता है, खेती करता है ना। अब किसान ने अपने खेत में खेती की और ऊपर से बरसात हो गई, उसकी फसल नष्ट हो गई या फिर किसी कारण फसल नष्ट हो गई, तो एमएसपी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसान को खेती करने में, बीज डालने में और ठीक है इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, हर एक चीज़ का खर्चा लगा के एक किसान का मान लीजिए 1 लाख का खर्चा आया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए गवर्नमेंट एमएसपी तय करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेगी। गवर्नमेंट ये बोलेगी कि इन केस अगर कुछ बरसात हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम जो है वो आपकी फसल अगर ख़राब हो जाती है तो हम उस ख़राब फसल को ख़रीद लेंगे। मान लीजिए हम 90,000 में ख़रीद लेंगे, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा होगा नहीं, बट फिर भी क्या होगा, किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये जो तय की जाती है प्राइस, ये खेती करने से पहले तय की जाती है, ठीक है। तो जो राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है वो किस किस को दिया जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के लिए, ठीक है। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, तोरियां और कुसुम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, इनमें से किसको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं होता, और 4-5 फसलों के नाम दे दिए जाएंगे। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, इस तरीके से, ठीक। देखिए जो ग्रोथ सेंटर है, ग्रोथ सेंटर के लिए जो नोडल एजेंसी है वो क्या होती है, एमएसएमई, ठीक। स्वच्छता एक्शन प्लान, नमामि गंगे, क्लीन अभियान, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2017-18 में। तो ये 5 जनपदों में है, इनको याद रखना, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में, ठीक। देखिए उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, 8 है, जिसमें 2 सहकारी क्षेत्र में है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चीनी मिलों की संख्या कितनी है, 8। दो, और इसको याद ना भी रखोगे तो चलेगा, 2 सहकारी बैंक, 2 सार्वजनिक क्षेत्र और 4 निजी क्षेत्र में, ठीक। देखिए फसल बीमा योजना जो है वो संचालित है, ठीक है। खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल शामिल है, जैसे आलू हो गया, अदरक, टमाटर, मिर्च और फ्रेंच बीन, ये है, इसको याद रखना, ठीक। रबी फसल में सेब, आड़ू और नींबू वर्ग के अंदर जितने आते हैं, जैसे संतरा हो गया, ठीक है, माल्टा हो गया, ये सारी चीज़ें, कीवी, आम और लीची। तो ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन कौन फसल बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आती, या फिर कौन कौन फसल बीमा योजना के अंतर्गत आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। कोल्ड चेन इकाइयों की संख्या कितनी है, राज्य में जो कोल्ड चेन इकाइयाँ हैं उनकी संख्या है 31, और ये 31 कोल्ड चेन इकाइयाँ क्या है, देखिए उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून, 4 जगह में ये 31 हैं। कहीं पे को कुछ होंगे, कहीं पे को कुछ, उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या ये कितनी है, 62 है। देखिए एक योजना स्टार्ट हुई थी, ये थी घेरबाड़ योजना, ठीक है। तो ये जो घेरबाड़ योजना है ये क्या है कि देखो जो बागान होते हैं ना, बागानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो इस टाइप की जो योजना होती है ना उसकी डेट वगैरह नहीं पूछते हैं, जो योजना बहुत मतलब रेयर होती है, ठीक है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसकी डेट वगैरह नहीं पूछते हैं, वो किस चीज़ के लिए बनी थी सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है। तो बागानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए, ठीक है। सगंध पौधा केंद्र ये कहाँ है, सेलाको, ये शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, ठीक है। राज्य में जो अरोमा क्लस्टरों की संख्या है वो कितनी है, 109 है। देखिए अरोमा पार्क कहाँ पे को बनाया जा रहा है, ये काशीपुर में बनाया जा रहा है। अरोमा वैली की संख्या कितनी है, 6, ठीक। देखिए हरिद्वार को विकसित किया जाएगा लेमन ग्रास वैली के लिए, ठीक है, लेमन ग्रास के लिए, ठीक। क्या बनाया जाएगा, हरिद्वार को लेमन ग्रास वैली बनाया जाएगा। चंपावत और नैनीताल को सिनेमोन वैली बनाया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना आप लोग कि लेमन ग्रास जो वैली है वो किसको बनाया जाने वाला है, सिनेमोन जो वैली है वो किसको बनाया जाने वाला है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए चमोली और अल्मोड़ा को डेमस्क वैली बनाया जाएगा, सॉरी, उधम सिंह नगर को मिंट वैली बनाया जाएगा, पिथौरागढ़ को तैमूर वैली बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए और जो ये अरोमा वैलीज बनाई जाएंगी ना, ठीक है, अरोमा वैलीज, देखिए ये जो अरोमा वैलीज बनाई जाएंगी इनको सुविधा देने के लिए, ठीक है, सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की गई है। और ये सेंटर कितने हैं, 5 हैं, ठीक। तो अब देखिए जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो डिवाइड होता है ना, ठीक है, लोअर हिल्स हो गया, ठीक, लोअर हिल्स,
फिर मिडिल हिल्स आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, हायर हिल्स आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हायर हिल्स आ जाएगा। तो देखिए लोअर हिल्स में क्या क्या उगाया जाएगा, लेमन ग्रास, सिट्रेनल, पाम रोज, गेंदा, पूजा तुलसी, मीठी तुलसी, मिंट, चंदन। ठीक है, मिडिल हिल्स में जैसे दमस्क हो गया, तेज पत्ता हो गया, कैमोमिल हो गया, तैमूर हो गया, रोजमेरी हो गया, ऑरिगेनो हो गया, ठीक है, जीरेनियम हो गया, गेंदा हो गया, इन सब चीज़ों को। देखिए जो हायर हिल्स है, हायर हिल्स में डेमस्क हो गया, अच्छा यहाँ दमस्क हो गया, नहीं डेमस्क होगा, ठीक है, डेमस्क होगा ये, ठीक है, डेमस्क हो गया, गुलाब हो गया, काला जीरा हो गया, ठीक है, कूट हो गया और लेवेंडर हो गया। देखिए ये जो जब वैल्यू वगैरह बनाई जा रही थी तो एक, ठीक है, एक वो आयोजित किया गया था, जैसे फेयर टाइप का आयोजित किया गया था, ठीक है, उस फेयर में प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, तो उनको एक परफ्यूम भेंट किया गया उत्तराखंड की तरफ से। उस परफ्यूम का नाम क्या था, तैमूर दी उत्तराखंड, ठीक है। अब चाय विकास कार्यक्रम कितने चलाए जा रहे हैं, ये 9 जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक, ये भी याद रख लेना आप लोगों की कितने जनपदों में चलाए जा रहे हैं। देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, तीसरा। मांस उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, 7वां, ठीक। देखिए नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन ये कब स्टार्ट किया गया था, 2021 में स्टार्ट किया गया था। अ हेल्प योजना ये 12 अप्रैल 2023 को स्टार्ट की गई थी और ये भी किससे संबंधित है, पशुधन से संबंधित है, ठीक है। देखो पशु प्रजनन फार्म ये कहाँ पे को खोला गया है, कालसी में खोला गया है। पशु प्रजनन क्षेत्र घोषित किया गया किसको, नरियाल गांव, ठीक है, नरियल लिखा है, नरियाल होगा, नरियाल गांव चंपावत, ठीक है। जो गोट वैली परियोजना है वो कब आरंभ की गई थी, 16 नवंबर 2022 को, और इनकी संख्या कितनी है, 15 है, और कितने जनपदों में है, 13 जनपदों में है, ठीक। उसके बाद देखिए जो कुक्कुट वैली योजना है वो 10 जनपदों में स्टार्ट की गई थी, ठीक, इस चीज़ को याद रखना। फिर उसके बाद देखिए जो अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है ये कहाँ पे को खोला गया है, श्यामपुर देहरादून में, और किसके लिए खोला गया है, जो सांड होते हैं ना उनके रख रखाव के लिए खोला गया है, ठीक हो गया। सेक्स सॉर्टिंग वीर्य प्रोडक्शन लेबोरेटरी इसकी स्थापना कहाँ की गई है, श्यामपुर ऋषिकेश में की गई, ठीक है, और ये भी किसके लिए है, सांडों के लिए भी है, ठीक। उसके बाद देखिए उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ये कहाँ स्थित है, हल्द्वानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आने के इसके, ठीक। सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, ये हल्द्वानी में स्थित है, ठीक। देखिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना ये कब स्टार्ट हुई थी, 2017 में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये जुलाई 2020 में, ठीक है। पहला जो ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया था, मतलब जो दाल वगैरह के लिए जो एटीएम स्थापित किया गया था ये देहरादून में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो ग्रेन एटीएम है स्थापित करने वाला उत्तराखंड क्या है, तीसरा राज्य है, ठीक, भारत में तीसरा राज्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष ये कब बनाया गया था, 2023 में बनाया गया था। देखिए जब ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष बनाया गया था तो ये जो मिलेट है इस मिलेट के लिए एक मिलेट सॉन्ग लिखना था, ठीक है। तो ये जो मिलेट सॉन्ग था ये मैंने ही लिखा था, तो इस मिलेट सॉन्ग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार देखना जरूर इसको, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में वन आरक्षित क्षेत्र ये कितना है, 71.05%। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, 6। वन्यजीव विहार कितने हैं, 7। संरक्षण आरक्षित वन कितने हैं, 4। उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है, 442। अत्यंत घने वन ये कहाँ पे को है, देखिए अत्यंत घने वन जो है वनों को 2-3 भागों में बांटा जाता है ना, एक अत्यंत घने, दूसरे मध्यम घने और खुले वन। तो जो अत्यंत घने वन है सबसे ज़्यादा कहाँ है, नैनीताल में, और सबसे कम कहाँ पे को है, हरिद्वार में। मध्यम घने वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे को है, पौड़ी में, सबसे कम कहाँ पे को है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। और खुले वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, पौड़ी में, सबसे कम कहाँ पे को है, उधम सिंह नगर में। हाथियों की संख्या कितनी है राज्य में, यह है 2026, ठीक है। देखिए जो उड़ान योजना थी उसके अंतर्गत गतिमान हवाई रूटों की संख्या कितनी है, ठीक है, 22, और इसमें से जो रूट सेवा में संचालित हैं वो कितने हैं, 8। मीन्स कि 22 रूट हैं बट इसमें से अभी 8 क्या हैं, संचालित हैं, ठीक। देखिए जो स्वदेश दर्शन योजना थी 2.0 इसके अंतर्गत किसको विकसित किया जाएगा, पिथौरागढ़ को विकसित किया जाएगा, ठीक।
शिवनगरी के रूप में विकसित किया जाएगा किसको? गुंजी। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक, पिथौरागढ़ का लास्ट है कोना। उसके बाद देखिए जो राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति है, उत्तराखंड का संयोजक बैंक कौन सा है? SBI है। ठीक, तो कितने बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है? 3 बैंकों को, SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, तो यहाँ पे को हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इसका जो PDF है, इसका कंप्लीट PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसका जो कंप्लीट PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।